जय हिंद। स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे अभिकेंद्री बल व अपकेंद्री बल के बारे में। ये दोनों ही बल होते क्या है, क्या इनकी परिभाषा है, दैनिक दिनचर्या में अभिकेंद्री बल व अपकेंद्री बल के क्या क्या उदाहरण हैं, कहाँ पर ये बल कार्य करते हैं, सभी प्रश्नों पर चर्चाएं होंगी। तो शुरुआत करते हैं अभिकेंद्रीय बल से। अभिकेंद्रीय बल दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि प्लस केंद्र। इस बल के नाम से ही स्पष्ट है, यदि आपको संस्कृत के थोड़े शब्दों का ज्ञान हो तो इस बल की परिभाषा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों से ही इसकी परिभाषा निकलकर सामने आ जाती है। अभिकेंद्री बल दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि और केंद्र से। अभि का अर्थ होता है की ओर, अभि का अर्थ होता है की ओर। किसकी ओर? केंद्र की ओर। तो वह बल जो केंद्र की ओर लगता है उसे बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। अब ये अभिकेंद्रीय बल लगता कब है और कहाँ इसकी आवश्यकता रहती है? तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो अंदर की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए अंदर की ओर, केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। उस बल को बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। जैसे आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक वृत्ताकार मार्ग है। इस वृत्ताकार मार्ग में यदि कोई वस्तु गति करेगी तो उस मार्ग में केंद्र की ओर एक बल लगता है। वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। वह बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, अर्थात केंद्र की ओर लगने वाला बल जो कि किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए जरूरी हो, उसे बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती। जब तक वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है तब तक वो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगी, और जैसे ही उस बल को हटा दें तो वृत्ताकार मार्ग में गति ना करके सीधी निकल जाती है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, जो कि किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए सहायक होता है। अब इसके सूत्र के बारे में बात करें तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv²। F का मतलब होता है फोर्स या बल, F का मतलब फोर्स या बल, m का मतलब होता है मास या द्रव्यमान। मास या द्रव्यमान किसका? जो वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चल रही है उस वस्तु का द्रव्यमान। v का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी यानी होता है वेग। तो F बराबर mv², अब बटे में r भी आता है। F तो इसका पूरा सूत्र हो गया F बराबर mv² बटे r, और r का मतलब होता है रेडियस या त्रिज्या। r का मतलब होता है रेडियस या त्रिज्या। तो कंप्लीट जो इसका सूत्र है वो है F बराबर mv² बटे r। इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आप समझिएगा। यहाँ पर F के बराबर में m और v दोनों ऊपर लिखे हैं, इसका मतलब होता है F समानुपाती mv²। F समानुपाती mv² का मतलब है कि जैसे जैसे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, जैसे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा अभिकेंद्रीय बल भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से वस्तु जितनी ज्यादा गति से उस वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उतनी ही ज्यादा अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है ताकि वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चल सके। अब इस सूत्र में r लिखा है F के नीचे, इसका अर्थ होता है कि r व्युत्क्रमानुपाती होता है F के। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कम है, तो उस पर अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, और जिस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्यादा है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल कम लगता है। यह सूत्र बताता है। तो प्रश्न काफी सारे एग्जामों में आता है कि बताइए यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो अभिकेंद्रीय बल कम होगा या ज्यादा। इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न एग्जामों में आते हैं, तो सूत्र को थोड़ा ध्यान रखें। यदि किसी वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दूं तो उसमें अभिकेंद्रीय बल की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। उसकी स्पीड बढ़ा दूं तो भी अभिकेंद्रीय बल की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मैं त्रिज्या बढ़ा दूं तो अभिकेंद्रीय बल कम लगता है। कम अभिकेंद्रीय बल पर भी वह वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चल सकती है। आगे देखते हैं, परिभाषा थोड़ा सा समझें।
परिभाषा है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। मतलब यदि वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलना है तो फिर अभिकेंद्री बल जरूर लगना चाहिए, आवश्यक है उस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए। सूत्र है F बराबर mv²/r। आगे देखते हैं, अभिकेंद्री बल वास्तविक बल होता है, यह महसूस नहीं होता, यह वास्तविक होता है। वृत्ति गति का कारण अभिकेंद्री बल ही होता है। मतलब किसी भी वस्तु को वृत्ति गति यदि करनी है तो फिर अभिकेंद्री बल लगना आवश्यक है। अभिकेंद्री बल को आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले अभिकेंद्री बल के बारे में जो समझाया था, अभिकेंद्री बल को परिभाषित किया था, वो व्यक्ति थे आइजैक न्यूटन। अब अभिकेंद्री बल के उदाहरण समझ लेते हैं। अभिकेंद्री बल के दैनिक दिनचर्या में काफी सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, यदि चौराहे पे यदि व्यक्ति को घूमना है, टर्न लेना है, तो उस अंदर की ओर झुकना पड़ता है, केंद्र की ओर झुकना पड़ता है, क्योंकि अभी पढ़ा है कि यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलना है तो फिर उसे केंद्र की ओर एक बल लगाना पड़ेगा। अब वह बल कब मिलेगा उस व्यक्ति को? जब वह व्यक्ति केंद्र की ओर झुके। इसी प्रकार से यदि किसी पत्थर को एक रस्सी से बांधकर घुमाए तो उस रस्सी के ऊपर तनाव लगाना पड़ेगा, तभी जाके वह रोटेट होगा। कुछ उदाहरण काफी सारे और आपको मिलते हैं कि आप जब भी सड़क पर जाते हैं तो सड़क जो जहां पर टर्न है उस तरफ से सड़क को बाहर की तरफ से उठा दिया जाता है ताकि उस पर चलने वाली गाड़ी को अभिकेंद्री बल मिल सके। इस प्रकार के काफी सारे उदाहरण हैं दैनिक दिनचर्या में, जिनको एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जब हम पत्थर के टुकड़े को रस्सी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो हमें रस्सी पर तनाव लगाना पड़ता है। या पहला चित्र आप देखिएगा, इसको गांव में गोफन बोला जाता है। इस गोफन का प्रयोग खेतों में जानवरों या मवेशियों को भगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें किसान दो रस्सी रहती है, रस्सी के बीच में एक थोड़ी ज्यादा स्पेस रहती है जहां पर पत्थर रखने की जगह होती है। व्यक्ति ने पत्थर रखा, दोनों रस्सियों को हाथ से पकड़ा, तेज वो इसको रोटेट करता है, इसे तेज रोटेट करता रहेगा। इसमें अभिकेंद्री बल अंदर क्यों लगता है और एकदम से वह एक रस्सी को छोड़ देगा, तो जब तक ये इसको रोटेट कर रहा है तब तक तो इस पे अभिकेंद्री बल लग रहा है। किसकी वजह से? इन रस्सियों की वजह से। और यह पत्थर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही यह एक रस्सी को छोड़ देगा तो फिर पत्थर पर लगने वाला अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही पत्थर पर लगने वाला अभिकेंद्री बल समाप्त होगा तो पत्थर अब वृत्ताकार मार्ग में ना चलकर सीधा निकल जाएगा। तो यह सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं अभिकेंद्री बल का। इस उदाहरण का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में खूब करते हैं किसानों द्वारा मवेशियों को अपने खेतों से भगाने के लिए। दूसरा यहाँ पर आपने देखा है, यह भी सेम वही है कि यदि इस पत्थर को वृत्ताकार मार्ग में घुमाना है तो इस डोरी के ऊपर एक तनाव लगाना पड़ेगा। जैसे ही डोरी को ढीला किया, रस्सी को ढीला करेंगे, वह पत्थर वृत्ताकार मार्ग में नहीं चलेगा, वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? आपने रस्सी को ढीला किया, इसका मतलब ये है कि वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए पत्थर को जिस अभिकेंद्री बल की आवश्यकता थी वह अभिकेंद्री बल पत्थर के ऊपर नहीं लगा। अब जैसे ही पत्थर पर अभिकेंद्री बल नहीं लगता, पत्थर नीचे गिर जाएगा, वृत्ताकार मार्ग में नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल आपको मैं सिंपल सा बताऊं कि चाबी छल्ला जो रहता है उसको उंगली में डालकर काफी सारे लोग उसको रोटेट करते हैं। तो चाबी छल्ला उंगली में तब तक रोटेट होगा जब तक एक आप निश्चित गति से उस छल्ले के ऊपर बल लगाते रहें। जैसे ही आपने स्पीड कम की और वह चाबी छल्ला आपके उंगली में नीचे आ जाएगा, वह फिर वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल आपके खूब सारे हैं वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्री बल के। यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर भी रस्सी को तंग कर रखी है और रस्सी को तंग करके वो इस पत्थर को वृत्ताकार मार्ग में गति करा सकता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है चौराहे पर मुड़ते समय या घुमावदार सड़क पर मुड़ते समय मोटरसाइकिल सवार को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। एक सड़क है, यहाँ से यदि इस कार को टर्न लेना है तो कार को फिर अंदर की ओर झुकना पड़ेगा। यदि कार को अंदर की ओर नहीं मोड़ोगे तो कार सीधी निकल जाएगी, वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करेगी। आपने बचपन में जब नए नए साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक दोस्त को आप पीछे बिठा लेते हो, आप साइकिल चलाते हो। अब पीछे वाला दोस्त थोड़ा सा बदमाश है,
आप नए नए साइकिल चलाना सीखे हो तो आप जैसे ही उस चौराहे पर साइकिल को टर्न लेने के लिए अंदर की ओर झुकाने की कोशिश करते हो तो पीछे बैठा आपका साथी वो अंदर की ओर ना झुककर बाहर की ओर झुक जाता है। अब जैसे ही आपका साथी बाहर की ओर झुका तो आप कितना ही प्रयत्न करो आप उस साइकिल को टर्न नहीं करा सकते हैं। आपकी साइकिल सीधी चली जाती है, मतलब वो जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो दाएं या बाएं झुककर आपकी साइकिल के हैंडल को कंट्रोल कर सकता है। किस बल के कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। अगला एग्जाम्पल है, रेसर रेस में टर्न लेते समय अपने घुटने व मोटरसाइकिल को जमीन की ओर झुका लेता है। आपने बाइक रेस देखी होगी, उसमें जब भी टर्न आता है तो इस प्रकार से जो बाइक सवार है वो उस बाइक को साथ में अपने घुटने के साथ में इतना झुका लेगा कि टर्न लेने के लिए जितने अभिकेंद्री बल की आवश्यकता है वह बल उस बाइक को मिल जाए और बाइक सीधी ना जाके टर्न के हिसाब से मुड़ जाए। दोनों चित्रों से आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल है, सड़क के टर्न को या मोड़ को सपाट बनाने के बजाय यदि रोड पर टर्न है तो वहां पर उस सड़क को बिल्कुल सपाट ना बनाकर उसको थोड़ा सा बाहर की ओर से उठाया जाता है और अंदर केंद्र की ओर से झुकाया जाता है। कारण क्या है? यदि कोई ऐसा नौसिखिया व्यक्ति है जिसको पता नहीं है कि भाई अभी केंद्रीय बल लगाने की आवश्यकता रहेगी टर्न के ऊपर, वह उस बाइक को नहीं झुकाता तो यदि वो बाइक को नहीं झुकाएगा तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, व्यक्ति टर्न नहीं ले पाएगा और सीधा नीचे सड़क से नीचे कूद जाएगा। इसलिए सरकार ने पहले ही एक अच्छा विकल्प निकाला कि व्यक्ति ना झुके उसकी अपेक्षा एक काम करो, अपन सड़क को ही केंद्र की ओर झुका दो, जिससे जिस व्यक्ति को अभिकेंद्री बल के बारे में पता नहीं है, जो नौसिखिया व्यक्ति है, वो यदि अभिकेंद्री बल प्राप्त ना कर पाए तो भी वो सड़क अपने आप उसको अभिकेंद्री बल प्रदान करेगी और व्यक्ति सीधा ना चलकर वो टर्न आसानी से ले लेगा, जिससे दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। अब अगला जो बल है वो है अपकेंद्रीय बल। अप का मतलब है बाहर की ओर, अभी का मतलब था अंदर की ओर। तो अभिकेंद्री बल में पढ़ा था केंद्र की ओर लगने वाला बल, जबकि अपकेंद्री बल क्या होता है? केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत बाहर की ओर, केंद्र के विपरीत बाहर की ओर लगने वाला बल। मतलब अभिकेंद्री बल के विपरीत केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के भी दैनिक दिनचर्या में काफी सारे उदाहरण हैं। ये एक आभासी बल होता है, ना कि वास्तविक बल। लड़कियां फुंदी ज्यादा खेलती हैं तो फुंदी खेलते समय जब वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती हैं तो उनको एक बल का आभास होता है बाहर की ओर, और वह जब फुल स्पीड अपनी बढ़ा देती है तो उनको डर लगता है कि भाई आप हाथ नहीं छोड़ देना, हाथ मत छोड़ना, यदि हाथ छोड़ दोगे तो मैं इधर गिर जाऊंगी और आप इधर गिर जाओगे। तो फुंदी खेलते समय बाहर की ओर जो बल लगता है वह कहलाता है अपकेंद्रीय बल। यह एक आभासी बल होता है। इसके उदाहरण समझते हैं। पहले परिभाषा देखिएगा, अभिकेंद्री बल की दिशा के विपरीत, अभिकेंद्री बल की दिशा के विपरीत केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। यह अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में लगता है। अपकेंद्री बल आभासी बल होता है, वास्तविक बल नहीं होता, आभासी बल होता है, इसका केवल आभास होता है। उदाहरण, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मक्खन निकालने की जो मशीन है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जब भी मक्खन में इस मशीन को डाला जाता है, मशीन गोल गोल रोटेट करती है और बाहर की ओर एक बल लगाती है, जिस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। बाहर की ओर एक बल लगता है जिसके कारण से जो मक्खन है वह अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। तो दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन रहती है वो अपकेंद्रीय बल पर, बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन से कपड़ों को सुखाना, दैनिक दिनचर्या में आपने खूब देखा होगा कि मान लीजिएगा आपके बाल गीले हैं, आपको जल्दी से बाल सुखाने हैं तो आप गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हो तो अभिकेंद्री बल के विपरीत बाहर की ओर भी एक बल लगता है जिसे बोला जाता है अपकेंद्री बल, और अपकेंद्री बल के कारण आपके बालों के अंदर जो पानी है वह पानी बाहर की ओर गिरता है, जिससे आपके बालों के अंदर का पानी निकल जाता है और बाल जल्दी सूख जाते हैं। वही सिद्धांत यहाँ पर काम करता है कि यहाँ पर अंदर की ओर यह जो ड्रायर है, इस ड्रायर को जब गोल गोल रोटेट करेंगे तो अंदर की ओर तो एक बल लग रहा है अभिकेंद्रीय बल, जस्ट इसके विपरीत बाहर की ओर भी एक बल लगता है जिसे बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। और उस अपकेंद्रीय बल के कारण कपड़े के अंदर जो पानी है वह पानी बाहर निकल जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ड्रायर या वॉशिंग मशीन
जिसमें कपड़ों को सुखाया जाता है वह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तीसरा, बरसात के समय मोटरसाइकिल तथा वाहनों से कीचड़ की बूंदें बाहर की ओर आती है जो कि हमारी शर्ट को खराब कर देती है। होता क्या है, ये जो टायर है तो टायर गोल गोल रोटेट कर रहा है तो केंद्र की ओर तो एक अभिकेंद्री बल लग रहा है। अब इस टायर के बाहर की ओर भी एक बल लगता है जिसे बोला जाता है अपकेंद्री बल, और उस अपकेंद्री बल के कारण ही पानी की बूंदे या कीचड़ जो है वो बाहर की ओर आता है। अगला उदाहरण है, गोल चक्कर वाले झूले में झूलते समय बाहर की ओर एक बल का लगना। आपने ब्रेक डांस वाला झूला देखा होगा, झूले भी होंगे, जब आप ब्रेक डांस वाले झूले में या चक्री वाले झूले में आप झूलते हो तो आपको बाहर की ओर एक बल का आभास होता है कि यदि मैं इस झूले को पकड़े बिना उसमें जो बैठे हैं उस सीट को यदि मैं छोड़ दूं तो मैं बहुत दूर जाके गिरूंगा। तो बाहर की ओर जिस बल का आभास होता है उसे बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। जैसे कि ये एक स्वतंत्र लटके हुए इसमें बैठने की सीटें हैं, अब व्यक्ति इस पर बैठा है, जब ये तेज तेज रोटेट करेंगे तो ये जो सीट है ये बाहर की ओर फैलेगी और जैसे जैसे स्पीड कम होगी सीटें वापस वहीं अपने स्थान पर आ जाएगी। तो जब वस्तु को रोटेट करते हैं तो बाहर की ओर जो बल लगता है वो भी किसका उदाहरण है, अपकेंद्री बल का उदाहरण। यहाँ पर बचपन में आपने खूब जादू दिखाया होगा, एक बाल्टी में आप बचपन में पानी ले लेते थे, अब बाल्टी को पानी से भर लिया, उसके बाद बाल्टी को पकड़कर आप गोल गोल रोटेट करते थे बहुत तेज। जब आप तेज रोटेट करते थे तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसमें बाहर की ओर जो अपकेंद्री बल लग रहा है वह अपकेंद्री बल उस पानी को नीचे नहीं गिरने देता। पानी से भरी बाल्टी को जब तेजी से घुमाया जाता है तो पानी नीचे नहीं गिरता, किसके कारण, अपकेंद्री बल के कारण। एक नोट ध्यान रखना जो एग्जामों में खूब पूछा जाता है, मौत के कुएं में बाइक के सवार पर कुएं की दीवारों द्वारा अभिकेंद्री बल लगाया जाता है जबकि बाइक सवार द्वारा बाहर की ओर अपकेंद्री बल लगाया जाता है। उम्मीद है आपको ये अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को तथा शेयर करें व लाइक करें।